12, सिर्फ 12। इंडिया के पास करीब 200 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनमें से 12 अब मिसाइल्स के ऊपर माउंटेड हैं, लाइव, कनेक्टेड एंड रेडी। अब आप सोचेंगे तो क्या हुआ, सारे न्यूक्लियर कंट्रीज ऐसा ही करते हैं ना। लेकिन यही तो ट्विस्ट है, इंडिया नहीं करता था, एक बार भी नहीं, पूरे 28 साल तक नहीं। इंडिया वर्ल्ड फेमस था अपने बॉम्ब्स को खोल के रखने के लिए, जैसे बंदूक एक कमरे में और गोलियां किसी दूसरे घर में लो। और इस हफ्ते स्वीडन की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने चुपचाप दुनिया को बता दिया कि वो एरा अब खत्म हो चुका है। ये कहानी है 1998 के बाद इंडिया के न्यूक्लियर बिहेवियर में आए सबसे बड़े बदलाव की, एक ऐसा बदलाव जो बिना किसी अनाउंसमेंट के हुआ। हर साल स्टॉकहोम के रिसर्चर्स दुनिया के न्यूक्लियर वेपन्स गिनते हैं, कंट्री बाय कंट्री, वॉरेड बाय वॉरेड। और हर साल डिकेड से इंडिया के कॉलम में डिप्लॉयड के नीचे एक ही चीज लिखी होती है, जीरो। जीरो क्योंकि वेपन्स एग्जिस्टेड लेकिन रेडी नहीं थे, टुकड़ों में थे बाय डिजाइन। इस साल वो कॉलम बदल गया और जब एक नंबर जो आपकी पूरी जिंदगी जीरो रहा हो अचानक 12 बन जाए, तो जो लोग वॉर को स्टडी करते थे वो बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पहुंचे कैसे, ये समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि इंडिया का न्यूक्लियर सिस्टम कितना अजीब है। इमेजिन कीजिए एक खजाना जिसको खोलने के लिए 3 अलग अलग चाबियां चाहिए, 3 अलग लोगों के पास, 3 अलग शहरों में। वही था इंडिया का न्यूक्लियर वेपन। बॉम्ब का एक्सप्लोसिव कोर, साइंटिस्ट के पास लैब कोट वाले सिविलियंस, जनरल्स नहीं, मिसाइल जो उसको ले जाएगी, आर्मी के पास किलोमीटर्स दूर। और इन दोनों को जोड़ने का ऑर्डर सिर्फ एक इंसान दे सकता था, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। कोई अकेला जनरल न्यूक्लियर वेपन फायर नहीं कर सकता था, कोई एक्सीडेंट उसको ट्रिगर नहीं कर सकता था। सच कहूँ तो दुनिया का कोई भी देश अपने बॉम्ब्स को इतनी टाइट लीश में नहीं रखता था। फॉरेन एक्सपर्ट्स ने इसको नाम दिया था डीमेटेड पोस्चर। ऐसे बॉम्ब्स जो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते, कम से कम जल्दी तो नहीं। लेकिन जब तक बॉम्ब्स टुकड़ों में सो रहे थे, उनके पास का डिलीवरी नेटवर्क बढ़ता जा रहा था। आज इंडिया न्यूक्लियर स्ट्राइक लॉन्च कर सकता है, जमीन से, फाइटर जेट से और समुंदर के नीचे से। मिलिट्री एक्सपर्ट्स इसको कहते हैं ट्रायड, और हिस्ट्री में सिर्फ 6 देश कंप्लीट ट्रायड बना पाए हैं। टोटल 152 लॉन्चर्स, अग्नि मिसाइल्स को ले जाने वाले ट्रक्स अभी इस वक्त इंडिया के किसी हाईवे पे हैं। फाइटर स्क्वाड्रन स्टैंड बाई पे, और सबमरीन्स पे हम वापस आएंगे क्योंकि ये पूरी कहानी का दिल वही है। मशीन्स तो रेडी थी, सवाल हमेशा ये था कि वॉरेट्स उनसे कब जुड़ेंगे। 8 जून 2026 स्टॉकहोम सिप्री रिपोर्ट रिलीज होती है। वो रिपोर्ट जो दुनिया की हर डिफेंस मिनिस्ट्री पहले दिन पढ़ती है। और इंडिया वाले सेक्शन में एक ऐसी लाइन छुपी थी जिसने दिल्ली से वॉशिंगटन तक हेडलाइंस बना दी। इंडिया का स्टॉक पाइल बढ़ा, हाँ वो तो हर साल होता है। इंडिया का पाकिस्तान से आगे निकलना, वो भी एक्सपेक्टेड था। लेकिन असली लाइन ये थी, इंडिया शायद अब अपने वॉरेट्स को लॉन्चर्स के साथ जोड़ रहा है, पीस टाइम में, किसी वॉर के दौरान नहीं, किसी क्राइसिस में नहीं, एक नॉर्मल ट्यूसडे को। और सिप्री ऐसे क्लेम्स कैजुअली नहीं करता। ये वही लोग हैं जिनको गवर्नमेंट्स यूएन में कोट करती हैं। तो उनको यकीन कैसे हुआ? चलिए थोड़ा स्लो करते हैं और इस एक वर्ड को डीकोड करते हैं, डिप्लॉयड, क्योंकि पूरी कहानी इसी पे टिकी है। पुराने सिस्टम में अगर इंडिया को कभी न्यूक्लियर वेपन फायर करना पड़ता तो क्या क्या होता? साइंटिस्ट वॉरहेड ट्रांसपोर्ट करते, इंजीनियर्स उसको मिसाइल से जोड़ते, चेक्स, अप्रूवल्स, मूवमेंट, सीक्रेसी। रियलिस्टिकली आप दिनों की बात कर रहे हैं। डिप्लॉयड इस पूरे प्रोसेस को उलट देता है। वेपन पहले से पूरा है, पहले से लॉन्चर पे है, पहले से वही है जहां उसे होना चाहिए। वेटिंग टाइम कोलैप्स हो जाता है, दिनों से शायद मिनटों तक। ऐसे समझिए कि पहले इंडिया का बॉम्ब वो फर्नीचर था जो आपको खुद असेंबल करना पड़ता है। अब कम से कम 12 बॉम्ब्स रेडीमेड आते हैं। अब आता है मेरे फेवरेट पार्ट, इंडियन गवर्नमेंट ने एक शब्द नहीं कहा। तो 6000 किलोमीटर दूर बैठी एक थिंक टैंक को ये सब पता कैसे चला? 2 क्लूज। क्लू नंबर 1, नए अग्नि मिसाइल्स अब खुले नहीं घूमते, वो फैक्ट्री में ही जायंट सील ट्यूब्स के अंदर बंद हो जाते हैं, जैसे पेन अपने कैप के अंदर। और जब मिसाइल सील हो गई तो वॉलेट किसी दूसरे शहर में रख ही नहीं सकते, उसको अंदर होना ही पड़ेगा। तो ये पैकेजिंग ने ही राज खोल दिया। क्लू नंबर 2, सबमरीन्स। अब इंडिया अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को लंबी सीक्रेट पेट्रोल्स में भेजता है। लेकिन खुद से पूछिए, 2 महीने तक समुंदर में छुपने का फायदा क्या है अगर मिसाइल्स ट्यूब्स खाली हैं? खाली बंदूक से कोई नहीं डरता। इन दोनों क्लूज को जोड़िए और कंक्लूजन खुद लिखा जाता है।
और सच तो ये है कि इशारे सालों से मिल रहे थे, बस हम डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कहानी शुरू होती है 1998 में, राजस्थान के रेगिस्तान में। 5 टेस्ट और दुनिया हिल गई। फिर आता है एक वादा। इंडिया डिक्लेयर करता है कि वो कभी पहले न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएगा। फिर 2016 अरिहंत नाम की सबमरीन पानी में उतरती है और इंडिया दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव मिलिट्री क्लब में एंटर करता है। 2018 ट्रायड ऑफिशियली कंप्लीट है। फिर पिछले साल मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच 4 खतरनाक दिन। मिसाइल्स ऐसी बेसिस के पास गिर रही थी जो न्यूक्लियर वेपन से जुड़ी थी। पूरी दुनिया की सांस अटकी हुई थी। और फिर इस अप्रैल तीसरी सबमरीन अरिधमन फ्लीट में शामिल। 2 महीने बाद सिपरी पब्लिश करता है नंबर 12। हर स्टेप छोटा लगता है, बट सब मिला के एक सीढ़ी थी। अब जूम आउट कीजिए और देखिए इंडिया असली में किसके अगेंस्ट खेल रहा है, क्योंकि ये 3 प्लेयर्स का गेम है। पाकिस्तान के पास लगभग 170 वेपन्स हैं, लेकिन जहां तक पता है अभी टुकड़ों में है, पुराने तरीके से। लेकिन फिर है चाइना, 620 वॉरहेड्स। इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, तब जाके चाइना का नंबर आता है। और ये डिटेल सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। चाइना ने सिर्फ अपना स्टॉक पाइल नहीं बढ़ाया, 34 वेपन लॉन्चर्स पे चढ़ा भी दिया। पिछले साल ये नंबर 24 था। तो अब तुमको पैटर्न दिख रहा है। बीजिंग वॉरेट्स माउंट करता है, दिल्ली वॉरेट्स माउंट करता है। एशिया के 2 जायंट्स चुपचाप एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं कि ऑफिशियली कोई कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि ये कहानी असली में कहाँ हो रही है, तो किसी मिसाइल सिलो में नहीं, इंडियन ओशन के नीचे। पहली बार अरिहंत बेसिकली एक ट्रायल रन थी। उसकी मिसाइल्स मुश्किल से 700 किलोमीटर जाती थी। प्रैक्टिस के लिए ठीक, उसके आगे कुछ नहीं। दूसरी बोट ने ऐसी मिसाइल टेस्ट की जो 5 गुना दूर तक उड़ती है। और तीसरी जो अभी इस अप्रैल इंडक्ट हुई, उसमें मिसाइल ट्यूब्स डबल हैं। वो प्रोटोटाइप नहीं है, वो एक वॉर मशीन है। सबमरीन सब कुछ बदल देती हैं। सुनिए, मिसाइल बेस पे बॉम्ब गिरा सकते हो, एयरफील्ड डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन एक सबमरीन जो मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स के ओशन में कहीं छुपी है, उसको ढूंढना इम्पॉसिबल है। मतलब इंडिया पे पहला वॉर करके आप कभी जीत ही नहीं सकते। पूरा आइडिया यही है। चौथी बोर्ड अगले साल आ रही है। उसके बाद हर वक्त एक सबमरीन पानी के नीचे होगी, और आर्म्ड, और हमेशा। तो ये अच्छी खबर है या बुरी? सच कहूं तो दोनों। और जो आपको सिर्फ एक साइड बताए वो आपको कुछ बेच रहा है। इंडिया के लिए लॉजिक सॉलिड है। वेपन रेडी है, दुश्मन को उसको सीरियसली लेना पड़ता है। मई 2025 के बाद जब मिसाइल्स न्यूक्लियर साइट्स के अनकंफर्टेबली करीब गिर रही थी, दिल्ली ने क्लियरली डिसाइड किया कि बाद में असेंबल कर लेंगे, अब कोई सीरियस जवाब नहीं है। लेकिन सिक्का पलटा। जो वेपन रेडी है वो गलती से भी चल सकता है। हर सेफ्टी एक्सपर्ट आपको यही बताएगा। टीमेटेड सिस्टम इसीलिए बनाया गया था ताकि कोई एरर, कोई पागलपन, कोई हैक सिग्नल कभी इंडियन न्यूक लॉन्च ना कर सके। वो इंश्योरेंस पॉलिसी अब पतली हो गई है। और अगला इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस अब लाइव वेपन्स के साथ खेलेगा। और इससे पहले कि कोई सिर्फ इंडिया को ब्लेम करे, जरा पूरी दुनिया को देखिए। वी हैव मोर देन 12,000 वॉरेट्स ऑन अर्थ। उनमें से 4,000 से ज्यादा मिसाइल्स और बॉम्बर्स पर हैं, मूव करने को तैयार। 2,000 से ज्यादा तो ऑर्डर मिलने के मिनट्स के अंदर लॉन्च हो सकते हैं। और अब सबसे डरावनी बात, इस फरवरी अमेरिका और रशिया के आर्सेनल्स को लिमिट करने वाली आखिरी ट्रीटी चुपचाप एक्सपायर हो गई। किसी ने रिन्यू नहीं की। 50 साल से ज्यादा टाइम में पहली बार। कोई रूल बुक नहीं है, कुछ नहीं। हर न्यूक्लियर कंट्री अब मॉडर्नाइज कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, धार तेज कर रही है। इंडिया ने ये रेस शुरू नहीं की। इंडिया इस रेस में दौड़ रहा है, क्योंकि रुकना अब खतरनाक लगने लगा है। लेकिन अब वो प्लॉट ट्विस्ट जो ज्यादातर न्यूज चैनल्स पूरी तरह मिस कर रहे हैं। इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी 1 इंच नहीं हिली है। नो फर्स्ट यूज आज भी देश का कानून है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना पार्लियामेंट में डिबेट, ना कोई नया डॉक्ट्राइन डॉक्यूमेंट। कागज पे कुछ भी नहीं हुआ। ये रेवोल्यूशन छुपा है हार्डवेयर में, वेल्डिंग के डिसीजंस में, पेट्रोल के स्केड्यूल्स में, इस बात में कि कौन सी बोट पे कौन सी ट्यूब लोड होती है। और शायद इसी पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है। न्यूक्लियर एज में देखो कि देश क्या बनाते हैं। ये मत सुनो कि वो क्या प्रॉमिस करते हैं। प्रॉमिसेस पोडियम के लिए होती हैं, असली पोस्चर स्टील में ही होती है। तो आगे क्या? 4 सिग्नल्स ऑन द रेडार फॉर अस। चौथी सबमरीन, एक मिसाइल पे कई वॉरेट्स वाली MIRV टेक्नोलॉजी,
चाइना की तरफ बढ़ता इंडिया का फोकस और एक ऐसी दुनिया जिसमें आर्म्स कंट्रोल का कोई रेफरी नहीं बचा। सी 12 वॉरियर्स विल नॉट डिसाइड एनी वॉर, बट इसने ये जरूर बदल दिया कि एशिया का अगला क्राइसिस कैसे शुरू होगा, इतनी स्पीड पे जितनी डिप्लोमेसी ने कभी नहीं देखी। मजबूत ढाल या छोटा फ्यूज, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, लेकिन अब कम से कम आपको पता है कि असली में हो क्या रहा है। If this video helped you change your perspective towards headlines, hit that like button and subscribe to our channel. अगली कहानी ऑलरेडी लोड हो रही है। See you in the next one.